हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर 15 माइक्रो इकोनॉमिक्स और कोर्स है हमारा पंजाब लेक्चरर कैडरे इकोनॉमिक्स के लिए। इस कोर्स में हमारी 14 क्लासेस हो चुकी हैं। अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं इन क्लासेस में। नेक्स्ट हमारी 15th क्लास बनती है आपके अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग डिमांड थ्योरी के ऊपर। आज की क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड थ्योरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि डिमांड का कॉन्सेप्ट है क्या, क्योंकि स्टेटमेंट जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इनके डिफ्रेंसिएशंस पे आते हैं। जैसे विश क्या है, डिज़ायर क्या है और डिमांड किसके बोलेंगे। कुछ एक स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, विश की कैटेगरी में, डिज़ायर की कैटेगरी में या फिर डिमांड की कैटेगरी में। तो आपको डिमांड का मीनिंग है ना, वो अच्छे से समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया किसने है, ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि उस टॉपिक के पीछे इकोनॉमिस्ट कौन सा है, कौन सी बुक में वो टॉपिक दिया गया है। तो आपको याद रखना है डिमांड वाला कॉन्सेप्ट, डिमांड थ्योरी सारी की सारी किसने दी है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। कौन सी बुक में दिया आपको याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और इनको ही फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, मैंने बहुत बार क्लासेस में बताया है। और कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इज ऑल्सो गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, ये बातें आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट्स याद रखने हैं जो डायरेक्ट जहाँ पे मैचिंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं। अब आ जाओ डिमांड क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे विश और डिमांड में फ़र्क क्या है। देखो, अगर मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे थार गाड़ी चाहिए, ठीक है। मैंने बोला मुझे थार गाड़ी चाहिए, बट आई एम नॉट दैट कैपेबल कि मैं उसे आज के टाइम पे उसके प्राइजेस पे उसको ख़रीद पाऊँ। तो मैंने जस्ट ऐसे बोला मुझे थार कार चाहिए, तो ये मेरी सिर्फ एक विश होगी। जब तक मैं उसको ख़रीदने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, जब तक मेरे पास इनफ पैसा नहीं है कि मैं उस थार गाड़ी को ख़रीद पाऊँ, तब तक वो मेरी डिमांड नहीं कहलाएगी। समझ रहे हो बात मेरी। डिमांड तब ही कहलाई जाएगी, मान लो बट अब मेरे पास उतना पैसा भी आ गया है, मैं उसको उसके गिवन प्राइजेस पे, मतलब आज मार्केट में जो थार का प्राइस चल रहा है मैं उस पर ख़रीद सकती हूँ उसको, मेरे पास इतना पैसा है, तो वो मेरी डिमांड बन जाएगी। समझे दोनों में डिफरेंस। तो ऐसे ही स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जाएगा डिमांड है या फिर विश है या फिर डिज़ायर है। विश और डिज़ायर एक ही बात है। जब तक आप कैपेबल नहीं हो, जब तक एक कंज्यूमर कैपेबल नहीं है, जब तक उसके पास इनफ पैसा नहीं है उसको उसके गिवन प्राइजेस पे ख़रीदने के लिए, किसी भी गुड्स को उसके गिवन प्राइसेस पे ख़रीदने के लिए उसके पास इतना पैसा नहीं है, तब तक वो डिमांड नहीं कहलाएगा। बट डिमांड कब कहलाएगा, जब मैं या फिर एक कंज्यूमर एबल हो जाएगा, इतना केपेबल हो जाएगा कि अब उसके पास उतना पैसा भी है और वो इच्छुक भी है, मतलब विलिंग भी है उसको ख़रीदने के लिए। उसके गिवन प्राइसेस के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट को उसके गिवन प्राइसेस के ऊपर ख़रीदने के लिए विलिंग है अपनी लिमिटेड इनकम के साथ। क्योंकि हमने पढ़ा है फैक्टर्स इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, जो कंज्यूमर के रिसोर्स है मतलब इनकम है वो लिमिटेड होती है। कंज्यूमर के लिमिटेड इनकम से वो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए एबल भी है, प्लस वो विलिंग भी है। जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी तभी हम किसी चीज़ को डिमांड बोलेंगे। आई होप डिमांड में आपको कन्फ्यूजन नहीं है। अब डिमांड और विश को आप कन्फ्यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। बिल्कुल ही रियल लाइफ से मिलता जुलता मैंने आपको एग्जांपल दिया है जिससे आप ये चीज़ अच्छे से समझ सकोगे। नेक्स्ट है, अब डिमांड की चीज़ को समझाने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड दिया। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड of the good, other thing being constant means ceteris paribus, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर की इनकम, प्राइजेज ऑफ द रिलेटेड गुड, फ्यूचर प्राइजेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स रिलेशन किस में होगा, इन्वर्स का मतलब है नेगेटिव रिलेशन। आपको एग्ज़ाम में नेगेटिव रिलेशन भी मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है प्राइस, जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हो, जिस गुड की आप डिमांड कर रहे हो, उसके प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होगा
तभी वो लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगा कि एक वेरिएबल बढ़ेगा, दूसरा वेरिएबल कम होगा। जैसे अगर प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर उसकी डिमांड को कम कर देगा, प्राइस कम हुआ कंज्यूमर उसकी डिमांड को बढ़ा देगा। यही होता है इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, अब समझो कि क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या है। क्वांटिटी डिमांड का मतलब है आप उसके प्राइजेस के ऊपर पर्टिकुलर कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो, उसको क्वांटिटी डिमांड बोला जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है किसमें, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। ये मैं आगे पढ़ाऊंगी नॉर्मल गुड्स क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स क्या होता है। सिंपल ये बात समझो, लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, कोई भी फैक्टर आ जाए, प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड में दो चीज़ें आती हैं, प्राइजेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड प्राइजेज ऑफ सब्सिट्यूट गुड, ये सब कांस्टेंट रहेंगे। फ्यूचर प्राइसेस भी कांस्टेंट रहेंगे, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी कांस्टेंट रहेंगी, कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, ये जो मैंने बोले हैं अभी फैक्टर्स, आप उसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़, अब डिमांड कर्व। डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होती है डिमांड कर्व की शेप। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, हमेशा किस तरफ जाएगी, लेफ़्ट टू राइट। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब मानो लेफ़्ट टू राइट क्यों जाएगी, अब देखो मैंने बोला प्राइस पी नोट था, क्वांटिटी डिमांड मतलब मैं क्वांटिटी कितनी खरीद रही थी उसकी, ओ से क्यू नोट खरीद रही थी। ठीक है, इतनी क्वांटिटी खरीद रही थी इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। जैसे ही प्राइस P1 हुआ, कंज्यूमर क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड कंज्यूमर उसकी क्वांटिटी को कम कर देगा क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। प्राइस बढ़ गया, अब मैंने क्वांटिटी क्या कर दी, Q1 कर दी। ठीक है, जैसे ही प्राइस फिर कम हो गया, P1 टू P0 टू P2 चला गया मान लेते हैं, तो मैंने क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दी। एज अ कंज्यूमर मैंने क्वांटिटी डिमांड Q2 कर दी। जब इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँगी, जो कर्व निकल के आएगी, यहाँ पे स्ट्रेट कर्व होगी। ठीक है, जो कर्व निकल के आएगी वो क्या होगी, डिमांड कर्व। समझे, और यही हमारा क्वांटिटी डिमांड है कि हम किसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर उस चीज़ की, उस गुड की कितनी क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं। आई होप फर्स्ट पेज आपको पूरा क्लियर है, डिमांड क्या है, किसने वो कंसेप्ट दिया, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, किसमें रिलेशन बताता है, सिट्रस पैरेबल्स क्या है, शेप ऑफ डिमांड कर्व क्या है। नेक्स्ट आता है आपका इम्पॉर्टेंट चीज़, रीज़न वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अब बच्चों को ये तो पता होता है कि डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोप है, पर काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होने के पीछे के रीजंस क्या हैं। ठीक है, कारण क्या है जिसकी वजह से डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इनकम इफेक्ट, दूसरा आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं समझाऊंगी इनकम इफेक्ट। देखो, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था पी नोट का और क्यू नोट पे डिमांड कर रहे थे। जैसे ही प्राइस कम होगा, है ना, P1 चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, मान लेते कंज्यूमर की इनकम 100 थी और किसी गुड एक्स का प्राइस था 10 रुपीज़। ठीक है, जैसे ही गुड एक्स का प्राइस हुआ हमारा 5 रुपीज़, कंज्यूमर की रियल इनकम इस 5 रुपये कम होने से, अब जो 5 रुपये की बचत हो रही है उससे उसकी रियल इनकम बढ़ जाएगी, 105 हो जाएगा। पहले से वो ज़्यादा डिमांड कर पाएगा चीज़ों की, है ना। अब उसके पास 5 रुपये एक्स्ट्रा है, 5 रुपये ज़्यादा है। जितने पहले गुड्स खरीद रहा था क्वांटिटी, अब उससे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएगा, तो इसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। समझे, रीज़न क्या है, इनकम इफेक्ट। इनकम, रियल इनकम के बढ़ने से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, कि उसकी क्षमता बढ़ गई, अब वो पहले से ज़्यादा गुड्स खरीद पा रहा है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड कब हमारी डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगी। एक वेरिएबल कम, दूसरा बढ़ा। ठीक है, अल्टीमेट इफेक्ट क्या हुआ, डिमांड हमारी बढ़ गई प्राइस कम होने की वजह से, जिसकी वजह से डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोप है। अब नेक्स्ट समझो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस पे काम करता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स पे। इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स से समझना होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है पता है आपको, वो गुड्स जिसको एक दूसरे की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे मेरी डिमांड इफेक्ट नहीं होगी, चाहे मुझे दोनों में से कोई भी मिल जाए। ठीक है, मान लेते हैं मुझे टूथपेस्ट यूज़ करना था, चाहे मैं यूज़ करूँ कोलगेट, ठीक है, चाहे मैं यूज़ करूँ डाबर रेड। तो ये दोनों आपस में क्या है,
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो टूथपेस्ट ही, करना तो मैंने ब्रश ही है, चाहे मैं कोलगेट से करूँ चाहे मैं डाबर रेड से करूँ। तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स जिनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर लेते हैं और हमारी डिमांड इतनी इफेक्ट नहीं करती। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो बुक्स में देते हैं वो होता है हमारा टी एंड कॉफ़ी, है ना। अगर मुझे टी पीनी है बट उस टाइम पे टी अवेलेबल नहीं है तो मैं कॉफ़ी पी लूँगी, मुझे तो पीना तो एनर्जी ड्रिंक ही है, तो मैं दोनों में से कुछ भी पी लूँगी। अब मान लेते हैं कि हमारा गुड एक्स का प्राइस बढ़ गया, मान लेते हैं कोलगेट का प्राइस बढ़ गया, तो क्या मैं एक कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर होने के नाते कोलगेट की डिमांड को बढ़ाऊंगी? नहीं बढ़ाऊंगी। मैं किसकी डिमांड को बढ़ाऊंगी? डाबर रेड की डिमांड को बढ़ाऊंगी। और कोलगेट की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसकी वजह से हमारा क्या होता है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। समझे? मान लेते हैं कोलगेट का प्राइस था P0, ठीक है। अब कोलगेट का प्राइस हो गया P1, ठीक है। तो मैं कोलगेट की डिमांड को कम कर दूंगी जिसकी वजह से डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होगा। आई होप दोनों रीजंस आपको पता चल गए। अब आप अपने आप को बता पाओगे कि डिमांड कम होने के पीछे के दो रीज़न है, एक तो इनकम इफेक्ट, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। और कुछ बुक्स में आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी मिलेगा, वो भी एक रीज़न है, वो भी आप नोट कर लो, वो मैंने पिछली क्लासेस में काफ़ी अच्छे से समझाया है। 3 रीजंस की वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप बनता है। और डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से कि डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप होने के पीछे के रीजंस क्या हैं, तो आपको याद रखना है इनकम इफेक्ट ओनली, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ओनली, या फिर बोथ, दोनों ही रीजंस हैं। अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी दे रखा हो तो वो भी सही है। तो तीनों रीजंस हैं हमारे डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप होने के। नेक्स्ट आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट, ये तो आपको दिमाग में फिट करना ही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुड्स, उस पर प्राइस इफेक्ट क्या होता है, उसमें इनकम इफेक्ट क्या होता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और किस गुड में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, किस गुड में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नॉर्मल गुड, फिर आता है इन्फीरियर गुड, फिर आता है गिवन गुड। अब एक बात समझनी है आपने, पहले हम तीनों का प्राइस इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों का प्राइस इफेक्ट में नॉर्मल गुड में प्राइस इफेक्ट क्या होगा? नॉर्मल गुड में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, प्राइस इफेक्ट क्या होगा हमारा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैसे? अगर प्राइस बढ़ेगा किसी भी चीज़ का तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम कर दी जाएगी, अगर प्राइस कम होगा किसी भी गुड का उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दी जाएगी। ये है हमारा नेगेटिव इफेक्ट। तो यहाँ पे प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है तो इसको हम प्राइस इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। इन्फीरियर गुड में भी प्राइस इफेक्ट नेगेटिव ही है, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड कम कर देंगे, प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड में भी नेगेटिव है। पर अब एक बात समझो, इन्फीरियर गुड क्या होता है और गिवन गुड क्या होता है। देखो मैं वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ, मैंने काफ़ी क्लासेस में आई थिंक ये बता रखा है पहले, पिछली क्लासेस में। ये ना, ये देखो, ये हमारा इन्फीरियर गुड है, ठीक है। इन्फीरियर गुड होते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जब कंज्यूमर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर पाता तो वो किसकी तरफ शिफ्ट करता है? इन्फीरियर गुड की तरफ। इससे भी ज़्यादा चीप क्वालिटी, मतलब सबसे सस्ते और सबसे डी ग्रेड प्रोडक्ट्स वो होते हैं गिवन गुड्स, ठीक है। होते इन्फीरियर गुड्स का ही हिस्सा है बट इसको अलग कैटेगरी में डाल दिया गया गिवन नाम के इकोनॉमिस्ट ने, कि जो इन्फीरियर गुड्स से भी नीचे की क्वालिटी के गुड्स होते हैं उसको हम गिवन गुड बोलते हैं, ठीक है। अब इन्फीरियर गुड तो हमारा प्राइस इफेक्ट नेगेटिव ही है नॉर्मल गुड में भी, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्राइस इफेक्ट गिवन गुड का। गिवन गुड का प्राइस इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव। वो कैसे? क्योंकि जब भी गिवन गुड्स के प्राइजेस बढ़ते हैं, जब भी गिवन गुड के प्राइजेस बढ़ते हैं कंज्यूमर उसकी क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा देता है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कंज्यूमर मान के चलता है कि शायद से उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया गया है, इसकी वजह से उसके प्राइसेस बढ़ गए, तो इसके कारण उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दी जाती है। क्योंकि उन कंज्यूमर्स के पास, अगर उनके पास उतना पैसा होता तो वो नॉर्मल गुड की तरफ जाते, गिवन गुड की तरफ नहीं जाते। इसलिए वो सोचते हैं कि इसके प्राइजेस इसलिए बढ़े हैं कि इसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है, इसकी वजह से गिवन गुड्स के प्राइस इफेक्ट है वो हमारा पॉजिटिव होता है। प्राइस इफेक्ट क्यों? क्योंकि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। अब उल्टा सिनेरियो भी समझ लो, अगर प्राइसेस गिर गए तो कंज्यूमर सोचता है ये तो और भी ज़्यादा घटिया क्वालिटी के हो गए हैं, तो वो कंज्यूमर उसकी क्वांटिटी डिमांड थोड़ी सी कम कर देता है।
तो यही क्या है हमारा पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। तो यहाँ पे गिवन गुड के केस में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होगा। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड हमें नेगेटिव रिलेशन बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, तो नॉर्मल गुड में प्राइस इफेक्ट का नेगेटिव रिलेशन है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है और लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होगा। यहाँ पे मैंने शो किया डाउनवर्ड स्लोप। इन्फीरियर गुड में भी प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है, यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। बट गिवन गुड में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वायलेट होगा और डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल्स बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। ठीक है, अब आ जाओ इनकम इफेक्ट। नॉर्मल गुड में तो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव कैसे, इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, ये पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर इनकम कम होगी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है। जब दोनों वेरिएबल एक तरफ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव इफेक्ट है। तो यहाँ पे नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव। बट यहाँ पे समझो इन्फीरियर गुड के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव है और वीकर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट कमज़ोर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, डायरेक्ट ये वर्डिंग आपने याद रखनी है। इनकम इफेक्ट क्यों नेगेटिव है, क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदेगा या फिर चीप क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेगा। पहले तो उसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो अच्छी क्वालिटी की तरफ जा पाए, तो इसलिए वो इन्फीरियर गुड खरीद रहा था। बट अब उसके पास इनकम ज़्यादा है तो वो नॉर्मल गुड की तरफ जाएगा और इन्फीरियर गुड की क्वान्टिटी को कम कर देगा। यही है इनकम इफेक्ट नेगेटिव। जब एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो नेगेटिव इफेक्ट है। तो याद रखना इनकम इफेक्ट इन्फीरियर गुड के केस में नेगेटिव है पर वीकर है, कमज़ोर है, किससे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। इन्फीरियर गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रोंगर है। और गिवन गुड के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव तो है, वही चीज़ एप्लीकेबल होगी। अगर इनकम बढ़ गई तो कंज्यूमर बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्यों ही खरीदेगा, वो तो नॉर्मल गुड्स की तरफ या फिर अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी नेगेटिव है, पर यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है वो स्ट्रोंगर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वीकर है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रोंगर है। यहाँ पे इनकम इफेक्ट वीकर है, यहाँ पे इनकम इफेक्ट स्ट्रोंगर है। तो ये वर्डिंग आपको याद रखनी है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, डिमांड कब मैंने तीनों की बता दी आपको। यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप होगी, यहाँ पे भी डाउनवर्ड स्लोप होगी, क्योंकि यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड है, यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे अपवर्ड स्लोप होगा। क्यों अपवर्ड स्लोप होगा, क्योंकि प्राइस इफेक्ट हमारा पॉजिटिव है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, क्या है नेक्स्ट पेज पे है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले ये समझो, सिर्फ़ और सिर्फ इतना याद रखना, मूवमेंट की जब भी बात की जाएगी इसका मतलब है डिमांड कर्व के ऊपर मूव करना, या तो ऊपर या तो नीचे। ठीक है, या तो एक्सपेंशन या तो कॉन्ट्रैक्शन, यही दो रीजंस होंगे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में। मेन चीज़ आपने क्या याद रखनी है, जब भी मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की बात की जाएगी या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की बात की जाएगी या फिर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की बात की जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न से होगी, प्राइस में चेंज आने की वजह से। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। सिट्रिस पैरेबल सप्लाई होगा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में, सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से, गुड्स के अपने प्राइस में चेंज आने की वजह से जो डिमांड कर्व में चेंज आएगा या फिर जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा उसकी वजह से डिमांड कर्व मूव करेगी ऊपर या नीचे। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस, ये सब कांस्टेंट रहेंगे। उस किसी फैक्टर में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होगा। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, दो तरह से मूवमेंट होगी, एक तो होगी हमारी कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी हो गई हमारी एक्सटेंशन। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है क्वांटिटी डिमांड का कम हो जाना। ठीक है, मैं डायग्राम से समझाती हूँ आपको। इधर ये देखो, ये है हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। प्राइस नोट है हमारा प्राइस, ठीक है, क्यू नोट है हमारी क्वांटिटी डिमांड।
प्राइस बढ़ गया, मान लेते हैं गुड एक्स का प्राइस बढ़ गया, गुड एक्स का प्राइस P1 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, Q1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर प्राइस मेरा हो गया डाउन, ठीक है, गिर गया, P2 हो गया, तो मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, Q2 हो जाएगी। जब मैं इन पॉइंट्स को जॉइन करूँगी तो ये मेरा क्या आएगा, डिमांड कब आएगा। अब समझो जब पीछे की तरफ मूवमेंट हुई, जब क्वांटिटी डिमांड पीछे की तरफ गई, तब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, डिमांड कम हुई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। प्राइजेस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम होगी, तो पीछे की तरफ मूव करेगी। जब ऊपर की तरफ मूव करेगी ना, मूवमेंट होगी डिमांड कब के, वो कॉन्ट्रैक्शन है। जब नीचे की तरफ मूवमेंट होगी डिमांड कब के, वो एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन है, जब क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। पर एक चीज़ याद रखना, मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस के चेंज होने की वजह से होता है और किसी रीज़न की वजह से नहीं होता। आई होप आपको ये क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, एक्सटेंशन कैसे होगा। कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ पे डिमांड कब के ऊपर मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी। प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड जब बढ़ जाएगी, तो डिमांड कब के नीचे की तरफ जो मूवमेंट होगी वो एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन होगी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व। नेक्स्ट आता है आपका शिफ्ट इन डिमांड का। अब पहले चीज़ में हमने पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से, जब कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज करेगी ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम बढ़ने से, प्राइस ऑफ अदर गुड्स के चेंज आने की वजह से, जो गुड का अपना प्राइस है, जो गुड का अपना प्राइस है जिसकी डिमांड की जा रही है, वो कांस्टेंट रहेगा। बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से, इनमें से किसी एक में भी अगर चेंज आया, इंक्रीज़ होने की वजह से या फिर डिक्रीज़ होने की वजह से, जो डिमांड इंक्रीज़ होगी या डिमांड डिक्रीज़ होगी, उसको हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलेंगे, ठीक है। अब मैं डायग्राम से समझाती हूँ आपको। ये हमारा प्राइस ऑफ गुड एक्स, क्योंकि हम गुड एक्स की डिमांड बता रहे हैं। मान लो कंज्यूमर की इनकम थी, ये हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व डी नोट। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम पहले 100 थी, अब 110 हो गई, तो कंज्यूमर डिमांड को बढ़ा देगा। पहले इतना क्वांटिटी ले रहा था, अब वो इतनी क्वांटिटी लेगा, तो डिमांड कर्व आगे की तरफ चली जाएगी। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम कम होगी, मान लो 100 से 90 होगी, तो डिमांड कर्व पीछे की तरफ चली जाएगी। फैक्टर्स याद रखना बस कि जब टेस्ट, इनकम और अदर गुड्स के प्राइसेस में चेंज आने की वजह से, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइसेस में चेंज आने की वजह से या फिर सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइसेस में चेंज आने की वजह से जो डिमांड कर्व में चेंज आएगा, अब डिपेंड करता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ी है या डिक्रीज़ हुई है। तो अगर बढ़ेगी तो वो आगे की तरफ जाएगी, डिक्रीज़ होगी तो वो पीछे की तरफ जाएगी। पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, वो है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बट इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है, प्राइस ऑफ द ओन गुड, मतलब जिसकी डिमांड की जा रही है उसका प्राइस कांस्टेंट रहेगा। बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से जो डिमांड चेंज हुई, उसकी वजह से या तो डिमांड कर्व आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ। पूरा का पूरा डिमांड कर्व, उसको हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। मूवमेंट, शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड अलग अलग जितने भी गुड्स हमने पढ़े हैं वो। नेक्स्ट आता है आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बट ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है और काफ़ी टॉपिक्स हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। ये क्लास हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर मैं आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन गुड्स भी समझाऊंगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी समझाऊंगी। सो ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करना, प्लस अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इन कोर्सेज़ को लेके, आप को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।